गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बातें की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, concept of five kingdom scheme. Now we are going to discuss about the basis of classification. वर्गीकरण का आधार क्या है, इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करेंगे आज। जितना भी हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं उसमें कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम आधार मानकर चलते हैं और उसी के बेस पे पूरे एनिमल किंगडम का हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ए bewildering variety of species with different structure and forms exist out there, organisms share some common features among themselves. हम ये बात जानते हैं कि इतनी सारी बहुत सी वैरायटी स्पीसीज की होने के बावजूद भी ऑर्गेनिज्म में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो समानता रखते हैं और उसी के आधार पर हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहले वाइड कैरेक्टर्स जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टर होते हैं, फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की तरफ हम चलते जाते हैं। These similarities are the basis of classification. ये जो समानताएं हैं उन्हीं को हम आधार मान लेते हैं वर्गीकरण का। तो क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमेटिक rearrangement of things around us for easy identification and study. The basis of classification can vary according to purpose of the classification. A biological classification generally pins out the morphological and evolutionary similarities as its basis. Let's go on the basis of classification of the animal kingdom in details. The animal kingdom basis of classification. The animal kingdom is the largest kingdom amongst the five kingdoms, consisting of all animals. Animals are multicellular eukaryotes, do not possess a cell wall or chlorophyll like plants, and share the same mode of nutrition, that is the heterotrophic mode of nutrition. Besides these similarities, they are also related to their cell rearrangement, body symmetry, the level of organization, coelom, presence or absence of notochord, etc. Based on these features, the animal kingdom have been classified into 11 different phyla, from protozoa to chordates. The different criteria of animal classification are explained below. जो आधार है वर्गीकरण का, उसको हम नीचे वर्गीकृत या डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा ऑर्गेनिज्म का। आपने 11 फाइलम की बात कर रहे हैं जो कि मेजर फाइलम है। आपने देखा होगा कि प्रोटोजोआ से लगाकर और कॉर्डेटा तक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है। हम मानते हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलते हैं। मल्टीसेलुलर देखेंगे तो रिमेनिंग जंतुओं में मल्टीसेलुलर, जिन्हें हम मेटाजोअन्स कहते हैं, उन्हीं में हम दूसरी बात देखते हैं, पोरिफेरा की बात देखते हैं, लूजली अरेंज सेल्स है, 2 डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, प्रोटोजोआ
और पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्ट 3 लेयर आर प्रेजेंट। प्लेटीहेल्मेंट्स में 3 लेयर्स उपस्थित हैं लेकिन सीलोम नहीं है। एसिलोमेट है प्लेटीहेल्मेंथीज। एस्केहेल्मेंट्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं लेकिन स्यूडोसिलोमेट है। इसके आगे चलते हैं हम तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है, ट्रूसिलोमेट है, लेकिन वहां पर वो साइजोसिलोमेट है। अंतर है, ट्रूसिलोमेट तो है लेकिन साइजोसिलोमेट है। दूसरी बात, यहां पर अब बात आती है कि ये प्रोटोस्टोमिया है। आगे चलते हैं हम, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, ये ड्यूटेरोसिलोमेट्स हैं। इनमें हम देखते हैं तो एंटेरोसिलिक सिलोमेट है। कहने का मतलब ये है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू से आखिर तक जब हम जाएंगे तो अलग अलग सिस्टम डेवलप होता चला जाता है। Though the animals are multicellular, the level of organization of cells varies from one animal to another. Certain animals have loose mass of cells and show the cellular level of organization. Such animals have been categorized into phylum Porifera. एक ही सेल है तो यूनिसेलुलर हो गया, वहां तो बात ही खत्म हो गई प्रोटोजोन्स में। अब हम लूजली अलाइंड सेल्स की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर होते हुए भी वहां पर डिस्टिंक्ट डर्म फॉर्मेशन, जैसे हम कहें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, नहीं देखने को मिलती, तो वो पोरिफेरा में आ गई। As we move on, the complexity of body design amplifies and the division of labor occurs among the tissues. These animals exhibit tissue level of organization and are classified as cylindrids. Phylum Platyhelminths and Aschelminths have an organ level of organization. Non-chordates such as Annelida, Arthropoda and Mollusca, Echinodermata and chordates have a specialized organ system of their physiological activities. They have the organ system level of organization. उनमें अंग तंत्र कोटि का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। Although these animals have organ system level of organization, the complexities of organ system vary and are categorized into different phyla. जैसे जैसे ऊपर की तरफ चले जाते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है और मोर कॉम्प्लेक्स वो होते चले जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट base of classification is the level of organization or body organization. Second thing is the symmetry. पूरे एनिमल किंगडम में देखते हैं तो आप शुरुआत से देख लीजिए, कुछ जंतु ऐसे मिलेंगे जो एसिमेट्रिकल मिलेंगे, कुछ में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, किसी में बायरेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, किसी में पेंटारेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, किसी में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इस तरह से ये दूसरा आधार हो गया, दूसरा बेस हो गया क्लासिफिकेशन का कि symmetry is the another basis of classification of animals. Generally animals show two type of symmetry. There is two type, but I am telling you about more than two types. Asymmetrical, radial symmetrical, biradial symmetrical, pentaradial symmetrical और bilateral symmetrical. इस तरह से यहाँ पर रेडियल सिमेट्री की बात करें, asymmetry where any plane passing through the central axis divides the body into two equal halves is called radial symmetry. Cylindrate, ctenophores and echinoderms. अब सिलेंड्रेटा तो रेडियल सिमेट्री हो गई, बायरेडियल की बात करोगे तो टिनोफोर आ जाएंगे और पेंटारेडियल सिमेट्री की बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा आ जाएंगे। एसिमेट्री की बात कर रहे थे तो हमने पहले ही बात कर ली कि एसिमेट्रिकल आपको स्पंज के अंदर देखने को मिल जाएगी, प्रोटोजोन्स में भी जो है देखने को मिल जाएगी। प्रोटोजोन्स में वैरायटी देखने को मिलती है, स्पेरिकल सिमेट्री है, एसिमेट्री है, इस तरह से। बायलेटरल सिमेट्री, इन बायलेटरल सिमेट्री ओनली अ सिंगल प्लॉट
divides the body into two equal halves, each annelids, arthropods, mollusks, and other groups. However, some animals do not show any symmetry, that is, their body cannot divide into two equal halves. In any plant passing through the center, such animals said to be asymmetrical, जैसे पोरिफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दूसरा आधार हुआ वर्गीकरण का, जिसे हम सममिति कहते हैं। तीसरी बात, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। दो जनन स्तर उपस्थित होते हैं या तीन जनन स्तर उपस्थित होते हैं, उसी आधार पे ये डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। All animals develops their tissues, organs and organ system from the cells that form the embryonic layers. Based on the number of embryonic layers, animals are classified into two diploblastic and triploblastic animals. Diploblastic, in which the two embryonic layers are present, or which one? Ectoderm and endoderm. As the cells form two embryonic layers, an outer layer is known as ectoderm and an inner layer is known as the endoderm. Phylum Coelenterata. Triploblastic animal, in which the three germinal layers are present, or three embryonic layers are present. These are ectoderm, endoderm, and middle layer is known as the mesoderm. Animals belonging to phyla Platyhelminthes to chordate have a triploblastic organization. Next one, the coelom, देगुहा। अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही देगुहा की बात आएगी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां सीलोम नहीं मिलती, इसलिए उन्हें एसिलोमेट कह देते हैं। और सीलोम की प्रेजेंस और एप्रेजेंस के आधार, प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ही इनको ये कैटेगराइजेशन किया गया है। व्हाट इज द सीलोम? Coelom is a key feature of classification for classification. Coelom is a cavity between body wall and gut wall and alimentary canal, you may say, lined by the mesoderm. Depending on the presence or absence of coelom, animals have been classified into three categories. Number one, coelomate. Coelom is present in a coelomate. Animals belonging to phyla Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordate, and Chordates are examples of coelomate in which the true coelom is present. ट्रू सीलोम क्या होगी? जो मीजोडर्म से आस्तरित होती है वह देगुहा वास्तविक देगुहा कहलाती है। बनने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए हमने शुरू में आपसे बात की थी कि एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा जो हैं वो साइजोसिलोमेट होते हैं, और एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेट्स को हम एंटेरोसिलिक सीलोमेट कहते हैं। सीलोम के डेवलपमेंट या बनने का तरीका अलग होता है तो वो बात अलग है, लेकिन सीलोम जो बनती है या होती है तो फिर उसको सीलोमेट कहते हैं। Pseudocoelomate. Pseudocoelomate, in which the mesoderm appears as a pouch between the endoderm and the ectoderm, but the cavity formed is not lined by the mesoderm. That is present in Aschelminths. Nematodes में हम देखते हैं, Nematelminthes में देखते हैं, Aschelminths में हम देखते हैं। ये स्यूडोसीलोम होती है, वहां पर जगह तो उपस्थित है, स्पेस उपस्थित है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन वो मीजोडर्म से आस्तरित नहीं होता। Mesodermal cells are present in between these layers, but there is no distinct cavity which is not lined by the mesoderm. So here is the pseudocoelom. Acylomate, coelom is absent, known as the acylomates. एग्जाम्पल हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की थी, जिसमें टीनिया सोलियम आता है, इसमें लिवर फ्लूक आता है। अब बात आती है नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के आधार पे नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल cartilaginous supporting rod running beneath the nerve cord. The animal kingdom that have been broadly classified into two, दो ग्रुप में बांटते हैं,
in which the presence of notocode or the absence of notocode. If presence notocode is present, they are known as the chordates, or if notocode is absent, then these are known as non-chordates. Presence or absence of notocode. Now the classified non-chordate and chordates. Chordate possess notocode while non-chordate lack it. Animal belonging to the phylum Porifera to Echinodermata are non-chordates. पोरीफेरा के शुरू से लगा के इकाइनोडर्मेट्स प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंटेटा प्लेटीहेल्मेंस एस्केहेल्मेंस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा यहां तक के सब नॉन कोऑर्डेट हैं। कोऑर्डेट की बात करते हैं तो शुरुआत की बात करते हैं, ओरिजिन जहां देखने को मिलता है तो वो हेमिकोऑर्डेटा में देखने को मिलता है, और उसके बाद में प्रोटोकोऑर्डेट, यूरोकोऑर्डेट और सिफेलोकोऑर्डेट और वर्टिब्रेट, इन सब के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। वर्टिब्रेट फिर स्पेसिफिक हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।